नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के छात्र हैं और बोर्ड एग्ज़ाम या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन यानी कि विकासवाद, यानी जीवन की शुरुआत कैसे होती है और कहाँ इंसान कहाँ से आया, डार्विन का सिद्धांत क्या है। इस चैप्टर में से हर साल बोर्ड में कम से कम 3 से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं और नीट में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना इवोल्यूशन इन वन शॉर्ट वीडियो। ओके, तो हमारा पहला अध्याय जो है वो है विकास, है ना। विकास किसे कहते हैं? विकास किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे इवोल्यूशंस कहेंगे और अगर दूसरे शब्दों में देखें तो ये डेवलपमेंट हो गया। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है समय के साथ जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, यानी कि इसका मतलब इवोल्यूशन का अगर हम सरल शब्दों में देखें तो हम आज के जीव अपने पूर्वजों से धीरे धीरे बदलते हुए बने हैं। जैसे कि अगर हम इस अध्याय की बात करें तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवों यानी जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। इसमें हम ब्रह्मांड, पृथ्वी और फिर जीवन की उत्पत्ति और विकास को समझते हैं। जैसे कि पहली बार जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो बिग बैंग थियरी हुई थी, राइट। बिग बैंग थियरी की बात करें तो इसमें इस कहानी में अगर देखें तो पहली बार इस कहानी में अगर हम देखें तो पहली बार क्या था कि बिग बैंग थियरी कैसे हुआ। तो बिग बैंग थियरी की बात करते हैं और उसमें जानते हैं कि पहले अगर हम देखें तो सारी ऊर्जा और पदार्थ एक अत्यंत छोटे और घने बिंदु में आए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक छोटा बिंदु जो तारों के रूप में अचानक विस्तार हुआ, इसे ही बिग बैंग थियरी कहते हैं। अचानक ये ब्लास्ट हो गया और इसे ही हम क्या कहते हैं, रैपिड एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि पृथ्वी ठंडी भी हो गई, कूलिंग ऑफ यूनिवर्स। अगर हम इसमें बात करते हैं कि ब्रह्मांड फैलने के साथ ठंडा होने लगा, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व बने। और अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ स्टार गैलेक्सी, यानी कि स्टार की गैलेक्सी की शुरुआत यानी कैसे हुआ उसमें, तो करोड़ों साल बाद तारे और आकाशगंगाएं बनी। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी इसी का परिणाम है। तो कहानी की शुरुआत हम ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ करते हैं। तो हमारा सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थियरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत हुआ। फिर उसके बाद ब्रह्मांड की आयु लगभग 2000 करोड़ यानी 20 मिलियन वर्ष है। पृथ्वी की रचना 450 करोड़ यानी 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व है। प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। सतह पर गलित पदार्थ से जलवाष्प में मीथेन यानी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अमोनिया NH3 निकली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पराबैंगनी किरणों ने पानी को H2 और O2 में तोड़ा जिसमें ओजोन परत बनी, है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो इम्पोर्टेंस क्या है हमारा बिग बैंग थियरी, ठीक है, बिग बैंग। और उसके बाद जब पृथ्वी का निर्माण होता है तो वो कैसे होता है, पहले तो आप समझ लें कि बिग बैंग थियरी के क्या परिणाम हुए जब बिग बैंग थियरी हुआ। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडविन हबल। इन्होंने पाया कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, मतलब ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। और एक अगर हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की बात करें तो उसमें बताया गया है कि 1965 में, कब, 1965 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में हल्की माइक्रोवेव ऊर्जा देखी और यह बिग बैंग का एक अवशेष माना जाता है, यानी आफ्टर ग्लो माना जाता है। फिर क्या हुआ, फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक सादा पेपर लेती हूँ। जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले क्या आया था, पहले हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में
75% क्या था, लगभग हाइड्रोजन था, और 25% क्या था, लगभग हीलियम था, जो बिग बैंग मॉडल में मेल खाता है। अगर हम बिग बैंग की बात करते हैं, बिग बैंग में हम ये देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर बिग बैंग से देखा जाए तो सबसे पहले बिग बैंग हुआ, यानी कि बिग बैंग। फिर उसके बाद सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या हुआ, सोलर सिस्टम। फिर उसके बाद आता है आपका अर्थ, क्या आता है, अर्थ आता है, अर्थ। फिर उसके बाद एक फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आपका फॉर्मेशन के बाद आता है केमिकल, केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में फ्रेंड्स ये होता है। फिर उसके बाद लाइफ ओरिजिन होता है, लाइफ ओरिजिन, ठीक है। लाइफ मतलब कि अब ये क्या हुआ, बन गया। लाइफ यानी कि जीवन की शुरुआत। समझने से पहले हम यूनिवर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड की बातें की जा रही है। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, ये कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। तो जीवन की उत्पत्ति यानी पैन स्पर्मिया, जीवन स्पोर के रूप में दूसरे ग्रह से आया। स्वतः जनन स्पोर्टनेस जनरेशन, जीवन सड़ी गली चीज़ों से स्वतः उत्पन्न हुआ, लुईस पॉस्चर ने खरिज किया। रासायनिक विकास यानी ऑपरेन हेल्डेन थियरी, जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुई। ऑपरेन रूस और हॉल्टेन इंग्लैंड के थे। ओके। फिर हमारा यहाँ आता है मिलर का प्रयोग, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिलर का प्रयोग, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हर साल पूछा जाता है, चाहे वो CBSE का हो या फिर यूपी बोर्ड में। तो ये मिलर का प्रयोग क्या है। मिलर ने 1953 में बताया, पहली बार 1953 में बताया कि यह सिद्ध करना कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ऑपरेन हल्डेन सिद्धांत का प्रयोग प्रमाण देना, ठीक है। और इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इनको ना सिद्ध करना था, यानी कि अपने प्रयोगों को उन्होंने सिद्ध किया। इनका उद्देश्य क्या था, तो पृथ्वी यानी प्रारंभिक पृथ्वी यानी प्रिमिटिव अर्थ की परिस्थिति में जीवन के कार्बनिक अणु, यानी कि हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने हैं, यानी कि प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों में जीवन के कार्बनिक अणु बन सकते हैं। अब इनके प्रयोगों की कुछ व्यवस्थाएं हैं फ्रेंड्स। व्यवस्थाएं क्या हैं, तो ये कहते हैं कि मिलर ने एक कांच की नली ली थी, ठीक है, एक कांच की नली बनाई जिसमें मीथेन CH4 और अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन H2 और जलवाष्प H2O, इन सभी गैस को डालें। अब नीचे पानी क्या हो रहा था, उबल रहा था, क्वथन जल, यानी कि नीचे उबालकर जलवाष्प बनाई गई, जैसे कि समुद्र जैसा वातावरण हो, है ना। उसके बाद ऊपर इलेक्ट्रॉन से स्पार्क, यानी कि ऊपर क्या किया गया, इलेक्ट्रोड से स्पार्क बिजली उत्पन्न की गई, जिसमें लाइट का प्रभाव आया। यहाँ पे क्या हो गया, लाइट आ गई। जब लाइट की प्रभाव आए तो इसमें जो गैसें घूमती रही हैं वह ठंडी होकर नीचे जम गई, यहाँ पे जम गई, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे है, अगर आप ऊर्जा के स्रोत में देखोगे तो विद्युत डिस्चार्ज होगी, और लगभग उसका जो तापमान था वो 800 सेल्सियस था, है ना। और इसके परिणाम में ये हुआ कि कुछ दिनों बाद जब फ्लास्कों को भूरा यानी भूरा द्रव्य का जो जमा हुआ था उस कांच के में पाया गया कि उसमें अमीनो एसिड और शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और जैसे कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया, यानी कि मौजूद थे। तो इसमें बताया गया कि
जीवन के मूल घटक यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ प्राकृतिक परिस्थितियों से बने हैं। नेक्स्ट है हमारा जैव विकास। जैव विकास यानी डार्विन का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन HMS बीगल जहाज पर विश्व यात्रा की। दो मुख्य संकल्पनाएं थी, शासित यानी शाखित अवरोहण यानी ब्रांचिंग डिसेंट। सभी जीवों की उत्पत्ति एक साझे पूर्वज से हुई है। प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। योग्यता क्या था इनमें? योग्यता का अर्थ जनन संबंधी योग्यता यानी रिप्रोडक्शन फिटनेस। एल्फ्रेड वॉलेस ने मलय द्वीप समूह पर काम कर समान विचार निष्कर्ष निकाले। अगर यहाँ पे हम विकास के कुछ परिणाम देख लेते हैं तो जीवाश्मीय प्रमाण क्या होते हैं, इसको हम पॉलिंटोलॉजिकल कहते हैं। अब यहाँ पे पॉलिंटोलॉजिकल का क्या अर्थ होता है? पॉलिंटोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है जीवाश्म यानी फॉसिल, है ना। इसके अध्ययन में हम फॉसिलों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जीवाश्मों के आधार पर विकास इवोल्यूशन का एक प्रमाण है, यानी जीवाश्म चट्टानों में पाए जाने वाले जीवन के कठोर अंगों के अवशेष हैं और चट्टानें तलछट यानी सेडिमेंट से बनी हैं और परतें पृथ्वी की इतिहास को दर्शाती हैं। विभिन्न आयु के चट्टानों की परतों में भिन्न भिन्न जीव रूप पाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि समय के साथ जीवन रूप बदलते रह गए, जैसे कि डायनासोर। अगर हम इस पूरे के प्रोसेस के बारे में समझें तो हमारे जो पुराने जीव के अवशेष, हड्डियाँ, दांत और यदि जो भी चट्टानें मिले उनके अध्ययन से हमें पता चला कि जीवन समय के साथ क्या होता है, बदलता है ना। इवोल्यूशन का सबसे महत्व अगर हमारी इस पॉलिंटोलॉजिकल में है तो ये सबसे पहले हम सरल जीव थे, यानी पहले सरल जीव थे, बाद में जटिल जीव का विकास हुआ, फिर कुछ जीव विलुप्त हो गए यानी एग्जिस्ट हो गए, फिर नए जीव का विकास हुआ। अगर हम इस डायनासोर की बात करें तो डायनासोर के जीवाश्म में अब वे विलुप्त हैं क्योंकि मानव के पूर्वज के जीवाश्म मानव विकास का ही परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तुलनात्मक शारीरिक यानी कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है होमोलॉगस, एक होता है एनालॉगस। होमोलॉगस में समजात होते हैं यानी समजात अंग। इसका मतलब होता है कि संरचना समान, कार्य भिन्न होते हैं, यानी उसका संरचना कैसा होगा, जीवों का समान होगा और कार्य कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। साझे पूर्वज का संकेत अपसारी यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, यानी होमोलॉगस अंग जो होते हैं वो डाइवर्जन इवोल्यूशन दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वेल हो गया, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपात। अगर हम एनालॉगस की बात करें समृद्ध अंग की, तो संरचना भिन्न होती है, कार्य समान होते हैं, यानी इसमें क्या होगा, संरचना भिन्न होगी, कार्य समान होंगे, साझा पूर्वज नहीं है, जैसे कि अभिसारी यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंट है और यहाँ पे कन्वर्जेंट है। जैसे पक्षी और तितली के पंख, संकरकंदी जड़ और आलू के तने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण यानी औद्योगिक अतिकृष्णता यानी इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। स्थान क्या था, इंग्लैंड में स्लावो यानी मौत पर अध्ययन हुआ, मौत पर, ये मौत है। 1850 से पहले का ये फिगर है और 1920 के बाद का ये फिगर है। औद्योगिकरण से पहले 1850 सफ़ेद पंख वाले शलभ अधिक थी, पेड़ों पर सफ़ेद लाइकेन से छिप जाते थे। औद्योगिकरण 1920 के बाद पेड़ों के तने धुएं और कलिक से काले हो गए, जिससे काले पंखों वाले स्लावों की संख्या बढ़ गई और यह शिकारियों द्वारा चयन का स्पष्ट एक उदाहरण है। अगर हम इसमें एडाप्टेटिव रेडिएशंस की बात करें तो सबसे पहली अनुकूली विकरण में परिभाषा क्या है, तो ये विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य क्षेत्र पर प्रसारित होता है। अगर हम एक उदाहरण देखें तो इसमें डार्विन की फिच गैलापैगस द्वीप चोंच के आकार से भिन्नता यानी बीज भक्षी और कीट भक्षी दिखाती है। उदाहरण के लिए दूसरा है कि ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल
शिशुधानी प्राणी एक पूर्वज से विभिन्न शिशुधानी प्राणियों जैसे कंगारू, कोआला आदि पर विकास। अब हम बात करते हैं विकास की क्रियाविधि यानी डार्विन विशेष ह्यूगो डी व्रीज। डार्विन ने क्या किया था, ये दो वैज्ञानिक थे, एक ह्यूगो डी व्रीज थे। तो डार्विन ने विकास का कारण यानी छोटी छोटी दिशावन भिन्नताएं थी, इनकी प्रक्रिया क्रमिक थी, ग्रेजुअल थी। लेकिन ह्यूगो डी व्रीज की यानी विकास का कारण उत्परिवर्तन रहा था। क्या था, म्यूटेशन, साल्टेशन और स्पेसिफिकेशन। तो इसमें अचानक होने वाले परिवर्तन को बताते हैं और प्रक्रिया चिन्ह रैंडम और दशाहीन। प्रजाति की उत्पत्ति का कारण साल्टेशन एकल चरण विशाल उत्परिवर्तन है, इन्होंने बताया था ह्यूगो डी वेनबर्ग ने। अगर हम इनके सिद्धांतों की बात करें, हर्डी वेनबर्ग के सिद्धांतों की बात करें तो ये इक्वेशन आपको बहुत ही अच्छे से याद करना होगा क्योंकि इक्वेशन आता है एग्जाम में। यह सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या में अलील युग्म विकल्पी हैं, आवृत्तियाँ स्थिर हैं, आनुवंशिक संतुलन गणितीय रूप से इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ p प्लस q इक्वल टू 1 है। p क्या है, प्रभावी अलील, a की आवृत्ति है, q अप्रभावी अलील स्मॉल a की आवृत्ति है, p स्क्वायर समयुग्मजीव प्रभावी कैपिटल A की आवृत्ति है और p q स्क्वायर समयुग्म की अप्रभावी स्मॉल a की आवृत्ति है। 2pq विषम युग्मजी है, a कैपिटल A स्मॉल a की आवृत्ति है। ओके, नेक्स्ट हमारा हर्डी वेनबर्ग सभ्यता को प्रभावित करने वाले कारक। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिगर के थ्रू हम देखते हैं, जीन प्रवाह, इन्हें जीन फ्लो कहते हैं। जीव संख्या का स्थान, एक स्थान से दूसरा स्थान जाना। दूसरा ये है कि आनुवंशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। संयोग वंश अलील आवृत्ति में परिवर्तन नहीं, फाउंडर इफेक्ट करता है। तीसरा है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, नए एलील का बनना। चौथा है आनुवंशिक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लैंगिक जनन के दौरान। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन, योग्य जीवों का चयन। नेक्स्ट है विकास का संक्षिप्त विवरण यानी टाइमलाइन। 2000 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम कोश के रूप, 500 अकशेरुकी के इनवर्टिब्रेट बने, 350 मिलियन वर्ष पहले जबड़े रहित मछली विकसित हुई, 320 मिलियन समुद्री खरपतवार और स्थलीय पौधे, सरीसृप रेप्टाइल का युग पृथ्वी का आधिपत्य हुआ, 65 मिलियन में डायनासोर विलुप्त हुए, स्तनधारियों में मम्मल्स का उदय, पहले स्तनधारी श्रू छुछुंदर जैसे थे। नेक्स्ट है मानव उद्भव और विकास। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि ये हमारे जो ब्रेन है ना उसको कैचअप करने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो ये जल्दी याद तो होता नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं याद करने की। ओके, तो अब हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उद्भव और विकास के बारे में। तो ये हमारा पहला टॉपिक है ड्रायोपिथेकस। 15 मिलियन से 1 मनुष्य ऐसी सबसे पहले ऐप जैसा आया था डायोपिथेकस का। फिर रामापिथेकस मनुष्य जैसे था, है ना। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया 2 मिलियन पत्थर के हथियार पूर्वी अफ्रीका से। होमो हैबिलस प्रथम मानव जैसा था, मस्तिष्क इसका 650 से 800 सीसी था। हीमो इरेक्ट्स 1.5 मिलियन मांस खाता था, मस्तिष्क क्षमता 900 सीसी। निएंडरटॉल मानव खालों का इस्तेमाल मृतकों में दफनाते थे, मस्तिष्क की क्षमता 400 यानी 1400 सीसी। फिर उसके बाद निएंडरटॉल के बाद होमो सैपियंस आते हैं और इसमें आधुनिक मानव अफ्रीका में विकास हुआ था। तो अगर कोई पूछे कि आधुनिक मानव का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में। अगर हम बात करें अध्याय का सार, क्विक रिवीजन, तो हम इसमें करेंगे, जिसमें पहला है परिणाम, अनुकूली विकरण, नई उत्पत्ति यानी कि नई प्रजातियों का उत्पत्ति हुआ। फिर रासायनिक विकास, ऑपरेन हेल्टन मिलर का प्रयोग हुआ। फिर क्रियाविधि विभिन्नता, उत्परिवर्तन प्लस कृत्रिमिक।
सॉरी प्राकृतिक वर्णन हुआ। फिर उसके बाद प्रमाण में जीवाश्म समजात समवृद्धि अंग और भ्रूण विज्ञान औद्योगिक अतिकृष्णता का विकास हुआ। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, and thank you watching these videos. Thank you. I hope you are the best revision in these videos. Thank you.